हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्थिर विद्युत चैप्टर चल रहा है। और क्या क्या हो चुका है, जैसा कि आपको जानकारी है कि मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया। और क्या पढ़ाया मैंने आपको? विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ाया, विद्युतशीलता के बारे में पढ़ाया, माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में पढ़ाया, निर्वात की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है उसके बारे में बताया। निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, पानी के लिए कितना होता है, वाटर के लिए, वायु एयर के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस कर लिया है। अब क्या है दोस्तों, समझिएगा कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं। अभी हम लोग और टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराए हैं, आंकिक प्रश्न करवाए हैं। मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आवेश के क्वांटीकरण पे मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया। मैंने आपको कुलाम के नियम पे आपको मैंने न्यूमेरिकल करवाया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q पे मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया। परीक्षण आवेश क्या होता है, क्यों वह छोटा होता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन करना भी चाहिए, यही टीचर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं ये भी तो मैटर है। क्या आप अच्छे से पढ़ रहे हैं वो आपका आत्मा जानता होगा। कहा जाता है ना, वी आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, आप उनको धोखा कैसे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन में आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एक इंटेंशन होगा, ऑब्वियसली आपका एक क्या होगा, लक्ष्य होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, एक टारगेट होगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो शिद्दत के साथ पढ़िए। सर अगर पढ़ा रहे हैं तो शिद्दत के साथ पढ़िए। सर अगर कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए तो पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो इसलिए देखिए क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज कर रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन चीज करने वाला हूं। तो कहीं आप उस बेहतरीन चीज से वंचित न रह जाइए, इसीलिए आपसे इतना बार बार कहा जाता है। ठीक है ना? तो बाकी आपकी इच्छा। और उसके बाद हम लोग कहाँ तक हो गया था, हम लोगों का विद्युत क्षेत्र तक हो गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक हो गया था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति को हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक वर्ड डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है, कि डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव द्वि। अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे डाइपोल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डाइपोल। इस डाइपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव कहते हैं। कि भाई डाइपोल होता क्या है। डाई पोल को पहले अगर मैं संधि विकसित करूं तो डाई प्लस पोल, तो डाई मतलब हो गया दो, मतलब द्वि, और पोल मतलब हो गया ध्रुव। तो दो मतलब हो गया द्वि, तो द्विध्रुव। तो यहां देखिए लिखा हुआ है द्विध्रुव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं द्विध्रुव का मतलब हो गया यहाँ पर दो ध्रुव, दो पोलैरिटी की चर्चा होगी, दो ध्रुव की चर्चा होगी। लेकिन दो द्विध्रुव होता क्या है? तो जो द्विध्रुव जो है, जिसको इंग्लिश में डाइपोल कहते हैं, वो क्या होता है समझिएगा कि यह अपने आप में क्या है, एक निकाय है। क्या है ये? अपने आप में एक निकाय है। निकाय को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। निकाय है। ध्यान दीजिएगा, कभी अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और कुछ हिंदी वर्ड अगर मेरे दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि हैबिट हो चुका है, ठीक है, हैबिट हो चुका है क्लास देने का इंग्लिश मीडियम वालों का। तो ठीक है, मैं एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं मैक्सिमम क्लास इंग्लिश मीडियम वालों का ही लेता हूँ और हिंदी मीडियम वालों को बहुत कम ले पाता हूँ। तो ये हैबिचुअल एक आदत हो गया है, आदतन। तो आप क्या करिएगा, अगर कभी ऐसा आता है तो उस हिंदी वर्ड को आप थोड़ा देख लीजिएगा, आप अनकंफर्ट फील मत करिएगा, ठीक है। तो डाइपोल को हिंदी में द्विध्रुव कहते हैं। और डाई मतलब हो गया दो, और पोल मतलब हो गया ध्रुव, तो मिला दिए तो द्विध्रुव हो गया। संधि विच्छेद करने पे समझ में आया हम। और उसके बाद द्विध्रुव होता क्या है? एक निकाय है, एक सिस्टम है। तो कैसा निकाय है? दो आवेशों का है, ठीक है, दो आवेशों का है। तो एक आवेश और ये दो आवेश। ये दो आवेश कैसे होने चाहिए? इनका जो चिन्ह है वह अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इनका जो परिमाण है वह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि आवेशों का पहला क्या होना चाहिए? यह एक निकाय है। किसका निकाय है? आवेशों का निकाय है। आवेशों का निकाय है, ठीक है। दूसरा, आवेश का, आवेशों का चिन्ह अलग अलग
होना चाहिए। तीसरा, इनका परिमाण सेम होना चाहिए। ठीक है, द्विध्रुव क्या है? एक निकाय है, आवेशों का है, आवेशों का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। आप देख रहे होंगे, एक ऋणात्मक लिया मैंने, एक धनात्मक लिया। ठीक है, और यह जो दोनों आवेश हैं बहुत ही कम दूरी पे होने चाहिए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी ना, बहुत कम दूरी। तो मान लेते हैं इनके और इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है? 2l है। और अगर मान लीजिए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अगर यह मान लीजिए मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? l हो जाएगा, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक है, तो द्विध्रुव क्या है? निकाय है, किसका? आवेशों का। ठीक है, उसके बाद क्या है? आवेशों का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, आवेशों का परिमाण से होना चाहिए। परिमाण से होने का मतलब यह हो गया कि अगर यहाँ पर कितना है? -2 कूलाम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? चिन्ह तो बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन यहाँ पर भी 2 कूलाम होना चाहिए। तो आशा करता हूं आप द्विध्रुव डाइपोल को समझ गए होंगे। यह आवेशों का निकाय है जिसमें आवेश एक दूसरे से बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही कम दूरी पे होते हैं, जहां पर दोनों आवेशों का चिन्ह अलग अलग होता है लेकिन इनका परिमाण से होता है। ऐसे निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं, दैट इज अ डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब डाइपोल की अंडरस्टैंडिंग बन गई आपकी। तो डाइपोल की अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं डाइपोल के बाद और क्या होता है, तो आप बोलेंगे डाइपोल की बात सर आप हमको डाइपोल मूवमेंट समझा दीजिए। डाइपोल मूवमेंट, इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण, इसको समझा दीजिए। तो पहली बात आप जानिए कि द्विध्रुव आघूर्ण को जो हम प्रेजेंट करते हैं वह P से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछेगा कि P सदिश राशि की अदिश राशि है, तो आप बोलेंगे कि P जो है वो क्या है? सदिश राशि है। अब कोई आपसे पूछेगा कि ये बताइए, ठीक है P सदिश राशि है, तो P सदिश राशि है मतलब इसके पास परिमाण है और इसके पास दिशा है, तो इसकी जो दिशा किधर से किधर होती है, तो आप कहिएगा कि द्विध्रुव सर आपने बताया था कि एक निकाय होता है दो आवेशों का, -q और +q, और एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। सर आपने 2l लिया था और इसको आपने मध्य बिंदु लिया, तो यह l हो गया और यह l हो गया। सर ये बताइए कि यहाँ पर जो आप समझा रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P होता है एक चार्ज, मतलब एक आवेश, और गुणे उन दोनों आवेश के बीच की दूरी। ठीक है, तो P का P लिख दिया आपने। एक आवेश कितना है आपका? Q, परिमाण तो सेम है, इनटू दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। ये आपको क्या मिल गया? द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया, दैट इज P मिल गया। क्या मिल गया? द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर द्विध्रुव आघूर्ण आपने कहा कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है क्योंकि वह सदिश राशि है, उसका दिशा होता है, तो हाँ दिशा होता है। अब प्रश्न उठता है कि दिशा किधर से किधर होता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, जो द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या हो गया? दैट इज अ P की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, प्लस की ओर होती है, प्लस की ओर होती है। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगर कुछ चीज छूट जाए तो वीडियो को रिवर्स करके आप आराम से देख लिया करिए। अब आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन गया द्विध्रुव के प्रति, द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति। सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आपने कहा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। फिर प्रश्न उठा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो आपने बताया कि हाँ निगेटिव से पॉजिटिव होती है, मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश
इंटू दोनों आवेश के बीच की दूरी P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल को हम क्या बोलेंगे, P को क्या, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू टू एल। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आप समझ पा गए। अब यहां से जैसे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई क्या है, एक सदिश राशि है, इसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, और ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। ठीक है, उसके बाद एफ बटे क्यू नॉट हमने लिया था। क्यू नॉट को हमने क्या कहा था, परीक्षण आवेश कहा था, इंग्लिश में उसको टेस्ट चार्ज कहा था। हमने कहा यह छोटा होगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र अगर बन रहा है और किसी बिंदु पर अगर हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र का कितना प्रभाव है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहां पर हम टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रखते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश एक इतना छोटा होता है कि उसके वहां पर उपस्थित होने से उस वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो आप समझ पाए हैं कि वैद्युत क्षेत्र के लिए मतलब वैद्युत जो क्षेत्र है, अगर हम किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो हम लोग परीक्षण आवेश क्यों रखते हैं, और परीक्षण आवेश क्या होता है, छोटा होता है। छोटा क्यों होता है ये भी आप समझ पा गए। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप हम निकालते हैं तो परीक्षण आवेश लेते हैं, तो परीक्षण आवेश चूंकि एकांक धन आवेश होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम धनात्मक ही क्यों लेते हैं, हम ऋणात्मक क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी आपकी यही बात हुई है कि किसी चीज को रटना नहीं है, बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट मैं आपको जब कूलाम का नियम कहता हूं तो क्या कहता हूं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर तुरंत आपको एक प्रश्न करना चाहिए कि सर बिंदु आवेश कहते किसे हैं। हालांकि प्रश्न उठेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो आवेश है उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उस दूरी की तुलना में जो वह आवेश होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे लगते हैं। छोटे मतलब उसको एकदम वो एक्चुअल में पॉइंट साइज नहीं होता है, वो ऐसे लगते हैं। तो हम लोग ये कह देते हैं कि भाई दो बिंदु आवेश, तो बिंदु का मतलब नहीं कि एकदम इतनी से है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, दूरी इतनी ज्यादा होती है कि दूरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट मैंने आपसे कहा था जब हम यहाँ से तारा को देखते हैं, स्टार को देखते हैं, तो क्या स्टार इतना छोटा सा है क्या, लेकिन देखने में तो एकदम डर लगता है कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से पॉइंट साइज का हो गया। तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति को पहले समझते हैं कि देखिए अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति क्या है। देखिए अच्छी स्थिति को जो कहा जाता है इंग्लिश में, वो कहा जाता है एक्सियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन कहा जाता है, और निरक्षी स्थिति को इक्वाटोरियल कंडीशन, जिस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अच्छी स्थिति की पहले बात कर लेते हैं। हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो पहले काम करिए, पहले छोटा सा एक फिगर बना लीजिए, और फिगर बना करके मैं इस पर बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऐसे बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। चूंकि कक्षा 12 के आप विद्यार्थी हैं, अब आगे आपको लेक्चर देखना है और लेक्चर सुनना है, और उसके बाद क्या बोलते हैं उस पर नोट्स बनाने हैं, तो उसकी तैयारी हम लोग आज से ही कर रहे हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं कि आपको एक एक चीज लिख करके समझाया जाएगा। 70% काम मेरा, 30% काम आपका, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 100%। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। जैसे देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हम यहाँ निकालेंगे, वो किसी कारण निकालेंगे, ठीक है, कौन सी बिंदु पर निकालेंगे, अच्छी बिंदु पर निकालेंगे, और अच्छी बिंदु पे किसी कारण निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है द्विध्रुव के कारण निकालेंगे। किसी कारण निकालेंगे, द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण मतलब क्या हो गया, मतलब डाइपोल के कारण। किसी कारण, डाइपोल के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और कहाँ निकालेंगे, अच्छी बिंदु पर निकालेंगे। तो हम एक फिगर बना रहे हैं, तो पहले द्विध्रुव बोल दिया, तो मतलब आपने द्विध्रुव बना लिया। तो द्विध्रुव बना लिया तो क्या होता है, माइनस क्यू, अरे वाला क्या हो गया, प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 2l, यहां से यहां तक कितनी हो गई, l, यहां से यहां तक कितनी हो गई, l। अब उसके बाद जब अच्छी स्थिति की बात आ रही है, तो अच्छी स्थिति की जाहिर सी बात है जो अच्छी बिंदु होगा, वह अच्छी बिंदु कहाँ होगा, तो वो अच्छी बिंदु जो होगा वह इसी लाइन के सीध में। तो मान लीजिए इसी लाइन के सीध में हमने बिंदु यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा मिला दीजिए। अच्छी मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छी कहां से निकला हुआ है, अक्ष से निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ है, अक्ष से निकला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देते हैं, मिलाइए, चलिए हमने मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, मान लीजिए हमने पी दे दिया।
ये बिंदु कहां पर, एक ऐसा बिंदु हो गया है, ये अच्छी बिंदु हो गया। ये अच्छी बिंदु क्यों हो गया, क्योंकि माइनस क्यू को और प्लस क्यू को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के सीध में यह बिंदु हो गया, इसीलिए इसको हम क्या मान लेंगे कि ये अच्छी बिंदु हो गया। ये भी ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक बात बताइए, अगर हम इसके मध्य बिंदु से अगर हम दूरी यहां से लेकर के जहां निकालना है ले मान लीजिए आर, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, आर हो गया। इसका यह मतलब हो गया कि द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वहां से और जहां निकालना है इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, आर हो गई। ठीक है, तो मुझे यह बताइए कि प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये बताइए, जब यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, आर है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, एल है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कितना हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से लेके यहां तक कितना है, एल है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, आर है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। अब ये है कि अगर माइनस क्यू से अगर हम दूरी निकालेंगे पी बिंदु का, तो कितना निकल जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक कितना है हमारा, सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक हमारा कितना है, एल है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, आर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मैंने द्विध्रुव बनाया, इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने क्या लिया, बहुत स्मॉल लिया। स्मॉल मतलब होती ही है, कितना लिया, 2l। यह क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, एल हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, एल हो गया। ये भी ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु से जहां पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। तो हमने क्या लिया, इस डिस्टेंस को आर ले लिया। अब प्रश्न उठा कि प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो आर माइनस एल। यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक एल है, तो ये वाला आर माइनस एल हो गया। और यहाँ माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना है आपका एल, और यहां से लेकर यहां तक आपका आर, तो आर प्लस एल हो गया। आशा करता हूं आप फिगर समझ गए होंगे। अब चूंकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले, क्वेश्चन क्या मतलब, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं, एक बात और है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अगर वह बिंदु P उस आवेश से r डिस्टेंस पे है, तो आप कहेंगे कि सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अगर उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी r है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर होता है। ये आप याद कर लीजिए। अब ये कैसे होता है, इसका क्या डेरिवेशन है, तो इसका डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कहिएगा, तो फिर एक बार करवा दिया जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं कुछ थोड़ी करूंगा, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा। टेस्ट चार्ज मतलब Q0। अब जब टेस्ट चार्ज रख दूंगा तो इनके और इनके बीच में कूलाम का नियम लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 अपान आर स्क्वायर। उसके बाद चूंकि मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो E और F में एक संबंध होता है, पता है आपने, क्या पता है, E बराबर F बटे Q0। अब इस F की वैल्यू यहां रख दूंगा, इस F की वैल्यू यहां रख दूंगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 अपान आर स्क्वायर, और नीचे कितना है, डिवाइडेड बाई Q0 है ही, फिर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान आर स्क्वायर, और इसको ले जाऊंगा इधर, 1 अपान क्या हो जाएगा Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल, मतलब फाइनल आंसर क्या, मतलब ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई पूछे कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो कि उस आवेश से r दूरी पे है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर होता है। अब अगर आपने यह जान लिया
और यह तरीका आपको पता हो गया, आपका कहीं ना कहीं डेरिवेशन करवा दिया मैंने, ठीक है। क्या करवा दिया मैंने? आपका डेरिवेशन करवा दिया, इसकी उत्पत्ति कैसे है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए कितने आवेश हैं। यहां पर एक आवेश यह है, ठीक है, और एक आवेश आपका कहां गया? यह है। अब इस P बिंदु पर इस प्लस Q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे, इस माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब सर ने अभी आपको एक फार्मूला बताया है कि अगर किसी आवेश के कारण किसी पॉइंट पर, जो पॉइंट उस आवेश से r दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला सर आपने बताया E = 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, सर आपने बताया। तो सर जब मैं प्लस Q लूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस Q में कितना हमने माना है? E1 माना है। तो सर E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और सर प्लस Q आपने कहा है तो सर Q हो गया, और अपान, चूंकि E1 क्या है? सदिश राशि है, इसीलिए आप प्लस Q माइनस Q नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर अगर अदिश राशि होती तो हम लोग प्लस Q माइनस Q साथ लिखते, लेकिन चूंकि यहां सदिश राशि है तो इसीलिए हम लोग Q को केवल Q लिखेंगे, प्लस Q और माइनस Q की बात नहीं करेंगे। तो E1 बराबर कितना हो गया? 1/4πε0 और Q अपान, ध्यान दीजिएगा यहां हमने क्या लिया है, जैसे प्लस Q की बात है और माइनस Q की बात है, तो अभी हम E1 किसके लिए? प्लस Q के लिए है, तो हमने प्लस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि E1 सदिश राशि है, एक कंफर्म हो गया, मतलब एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। अब चूंकि इसकी और जहां हमको निकालना है, तो उस आवेश से और जहां निकालना है उसके बीच की दूरी है कितनी? r माइनस एल है। तो r का स्क्वायर मतलब यहां हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम यही प्रोसेस करेंगे माइनस Q के लिए। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 और Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर हमने माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई E2 क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि सदिश राशि है। तो सर ने कहा कि केवल Q लिखने के लिए, साइन के साथ आप नहीं लिखेंगे। अब चूंकि इस माइनस Q की दूरी इस P से कितनी है? R प्लस एल है, तो हमने R स्क्वायर होगा, यहां हमने R प्लस एल का स्क्वायर लिखा है, इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया है। अब हमारे पास समझिएगा कि परिणामिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामिक का मतलब क्या होता है? जैसे इस पेन को मैंने एक थप्पड़ ऐसे मारा, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जैसे इस पेन पर मान लीजिए, पेन छोड़िए आप, जैसे मान लीजिए इस दीवार पर मैंने एक थप्पड़ ऐसे मारा और इस दीवार पर आपने भी एक थप्पड़ मारा। अब मैं आपसे पूछूं कि परिणामिक कितना थप्पड़ पड़ा, ठीक है ना? तो आपका और मेरा दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इस दीवार पर आपने 2 न्यूटन का बल लगाया, अब मैंने 6 न्यूटन का बल लगाया, तो परिणामी कितना हो गया? तो 2 + 6 = 8 हो गया। उसी प्रकार से इस P पॉइंट पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? टोटल इस P पॉइंट पर कुल कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? प्लस Q के कारण, माइनस Q के कारण, तो टोटल कितना, उसी को हम लोग कहते हैं परिणामिक। तो परिणामिक कैसे निकालेंगे? E1 E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो परिणामिक निकालना सीखिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब मैं आपसे विद्युत क्षेत्र डिस्कस कर रहा था तो उस समय मैंने आपसे एक बात किया था। क्या किया था? कि अगर चार्ज धनात्मक है, अगर आवेश धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है वो बाहर की तरफ होंगी, और अगर ऋणात्मक है तो अंदर की तरफ होगी। तो मुझे एक बात बताइएगा कि यह प्लस Q है और P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। ये कंफर्म हो गया। उसके बाद माइनस Q के लिए क्या होगी?
अंदर की तरफ होगी। यहां पर आपको एक चीज कंफर्म हो गया है। क्या कंफर्म हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, और वेक्टर का एक नियम होता है। वेक्टर आप समझ पा रहे हैं? वेक्टर का मतलब आप समझ पा रहे हैं? वेक्टर का एक सदिश का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि अगर दिशाएं एक साथ हो, अगर दिशाएं एक साथ हो तो उनको जोड़ दिया जाता है, और दिशाएं अगर विपरीत हो तो उनको घटा दिया जाता है। तो यहां पर एक बात कंफर्म हो गया कि जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, कोई मुझे 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, कोई मुझे इधर 6 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो मुझ पर परिणामिक बल कितना लग रहा है? तो 1 न्यूटन लग रहा है। आपने क्या किया? 6 में से 5 को घटाया, तो मैं किधर खिसक गया? इधर खिसक गया। कितने न्यूटन बल के कारण? 1 न्यूटन बल के कारण। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे परिणामिक, अब यहां पर दिशाएं क्या है? अपोजिट है, विपरीत दिशा है। तो मैंने क्या किया? घटा दिया। तो यहां पर अगर हमको जैसे परिणामिक प्रतिरोध, परिणामिक को चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि अब हमको घटाना है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर तो एक E1 है और एक E2 है, घटाना है, ये तो कंफर्म हो गया, पर सर घटाऊं किस में से किसको? E1, जैसे वहां तो 6 में से 5 घटाया क्योंकि 6 बड़ा था और 5 छोटा था, लेकिन सर यहां मैं कैसे पता करूं कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा? तो आपको एक बात की जानकारी है, एक बताइए कि 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा? तो जाहिर सी बात है 1/2 बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर जिसका हर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहां पर देखिए R माइनस एल लिखा है और यहां पर देखिए R प्लस एल लिखा है, तो आपका कॉमन सेंस हो जाना चाहिए कि यहां पर हर किसका छोटा है? इसका छोटा है। तो जब हर इसका छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो मतलब E1 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो E1 जब बड़ा हो गया तो बड़े में से ही ना छोटे को घटाया जाता है। तो लिखेंगे कि इसलिए परिणामिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, ये आपका क्लियर रहना चाहिए। E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2। अब हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि हमको इसको थोड़ा सा हल करना है, स्पेस चाहिए ना। चलिए थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। आशा करता हूं आप लिख लिए होंगे, फिगर आपको समझ में आ भी गया होगा। अब मैं यहां लिखता हूं, सॉल्व कर रहा हूं। तो E बराबर E1 माइनस E2, तो आप लिखिए E बराबर, E1 कितना है दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस E2 कितना है दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये L है, ध्यान दीजिएगा, L का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम E क्या है? E परिणामी है। ये क्या है? E परिणामी है, ठीक है ना। ये क्या है? E1 है और यह क्या है? E2 है, और आप परिणामी निकाल रहे हैं P बिंदु पर, ठीक है। तो यहां से क्या करिएगा? E परिणामी कितना आ जाएगा भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन लीजिए, यहां अंदर में सॉरी, और Q भी कॉमन हो जाएगा, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया। तो यहां बचा कितना अंदर में? ध्यान दीजिएगा, पढ़ाते समय अगर मान लीजिए कुछ वर्ड इंग्लिश में आ रहे हैं तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी भी जानकारी आपको नहीं, जानकारी आपको बहुत है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्कंफर्ट फील होगा। फिर भी अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें अगर इंग्लिश में आ जा रही हैं तो घबराना नहीं है, कुछ की जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आगे जो आपको मैक्सिमम लेक्चर्स मिलेंगे, आगे जो आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ने को मिलेंगी वो मैक्सिमम इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ओके, तो उसकी कल की तैयारी आज से ही की जाती है। बार बार एक ही बोलता हूं, ये अपना एक डायलॉग है, ठीक है। एक डायलॉग है, तो ये अपना क्या डायलॉग है? ये बहुत लोगों का डायलॉग है, सॉरी। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/R माइनस एल का स्क्वायर एंड माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आप मैथ के विद्यार्थी हैं, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। U इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ क्या ले लीजिए आप? एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य ना, R माइनस एल का स्क्वायर और इंटू
आर प्लस एल का स्क्वायर, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर, तो लिखेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इधर इरेज करेंगे, ठीक है, इधर क्या करेंगे, इरेज करेंगे। आशा करता हूं कि एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक लाइन मैंने खींच दिया, तो क्या हो गया, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब इस पूरे को आप क्या कर लीजिए, ए मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर प्लस एल, तो ए प्लस बी मतलब आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ए प्लस बी एक साइड हो गया, और ए माइनस बी, तो ए कितना है, आर प्लस एल, और माइनस लगाएंगे तो इधर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ए आर माइनस में हो जाएगा और एल प्लस में हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस एल अपान यहां कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब आर माइनस एल का आर प्लस एल में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ये ठीक है, ऐसे हो गया आपका। उसके बाद देखिए एल से एल आपका कैंसिल हो गया और आर से आर आपका कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आपने पाया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और आर में आर जोड़ा आपने कितना आया, 2 आर आया, इनटू एल में एल जोड़ा आपने 2 एल आया, और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि चूंकि आपको यह पता है क्या पता है कि जो एल है वह एल है क्या, एल कहां से मिला है, ऑब्वियसली 2l से मिला है। 2l क्या था, माइनस की और प्लस क्यू की बीच की क्या है, न्यूनतम दूरी है, मतलब बहुत कम दूरी है, ठीक है ना। हम लोगों ने द्विध्रुव में क्या पढ़ा था कि दो आवेश होंगे, एक निकाय होगा जिसमें दो आवेश होंगे जिनके परिमाण समान होंगे लेकिन उनके जो चिन्ह अलग अलग होंगे और वह एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे होंगे। तो 2l कम दूरी पे है, तो जो l है, जब 2l खुद ही एक कम दूरी है तो l क्या हो गया, और कम दूरी हो गया। तो जब l और कम दूरी हो गया तो l का स्क्वायर क्या हो गया, और कम हो जाएगा, और l के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो और कम हो जाएगा। क्योंकि मैं आपसे एक बात पूछूं कि 0 पॉइंट अगर 1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0.01, तो जाहिर सी बात है और कम हो जाएगा। तो जो चीजें कम है अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। अब इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा तो और कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एल स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको हम लोग छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जब हम ये वाला टर्म अगर हम छोड़ देंगे तो ये टर्म चला गया, तो माइनस का कोई मतलब नहीं, तो यहां बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितना है स्क्वायर, तो आर की पावर कितना हो जाएगा 4, तो हम लिखेंगे आर की पावर 4, ठीक है। अब इस आर से इस आर पावर 4 को काटेंगे तो यहाँ आर क्यूब बचा, तो हम लिखेंगे कि ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और लिखेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। कितना हो गया आपका, हाँ 2 दूनी 4 इंटू एल अपान नीचे कितना बचा आर क्यूब, ये आपका इतना हो गया। अब हम लोग और क्या करेंगे, अब इस पे हम लोग को बात करना है। तो आप एक बात बताइएगा मुझे, ई बराबर इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्यू है क्यू लिख लीजिए, एल है एल लिख लीजिए, अपान है अपान, नीचे कितना है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर क्यू, ये भी ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 2ql है, कुछ याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है, तो क्या द्विध्रुव आघूर्ण, सर आपने बताया था कि P बराबर 2ql होता है, तो इस 2ql की जगह आप P लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ध्यान दीजिएगा 2 इंटू इसको बोलेंगे P, तो 2p अपान नीचे कितना है आर क्यू, तो आर क्यू, तो आपने निकाल दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाल दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, किस बिंदु पे, अच्छी बिंदु पे, अच्छी स्थिति में आपने निकाल दिया।
अच्छी स्थिति मतलब अच्छी स्थिति, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल कंडीशन। ओके, आपने निकाल दिया, मैंने नहीं निकाला, आपने निकाला। ओके, तो चीजों को बाबू ऐसे सॉल्व करना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मैं बात करूं कि निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति को आप एक काम करिएगा, कुछ चीजें आप भी करिए। मैं एक फिगर आपको पहले समझा दूं अच्छे से। फिगर आपके सामने बन करके तैयार है, जैसे लग रहा है कि खाना बन करके तैयार है। फिगर को समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल पोजीशन। तो इसका पूरा हम ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहेंगे, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, इक्वाटोरियल पॉइंट पर, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट हो गया, निरक्षीय पॉइंट हो गया। निरक्षीय पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया, इक्वाटोरियल का मतलब क्या हो गया। ध्यान दीजिएगा कि जब हम अक्षीय की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं, क्वानसाइड की बात करते हैं, और जब हम लोग निरक्षीय की बात करते हैं तो वहां हम लोग लंबवत की बात करते हैं, परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि वह बिंदु जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, तो वह बिंदु इस द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत है। तो लंबवत है मतलब कैसा बिंदु हो गया, निरक्षीय बिंदु हो गया। तो कैसी स्थिति हो गई, निरक्षीय स्थिति हो गई। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वाटोरियल कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि सर आपने बनाया क्या है। नामकरण कर दें, इसका नाम ले लेते हैं। हाँ, नाम लेने की क्या जरूरत है, एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से। ए माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, इसका ये तो कंफर्म हो गया कि ए वाला जो आपका ए दिया हुआ है ये द्विध्रुव है। इनके बीच की आपस की दूरी हम लोग कितना लेते हैं, 12 ले लिया। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इस मध्य बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, मान लो हमने दे दिया ओ दे दिया। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, एल हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, एल हो गई, ये भी ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस प्लस क्यू के कारण और इस माइनस क्यू के कारण। तो एक बार प्लस क्यू लेंगे, एक बार माइनस क्यू लेंगे, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वही हम लोग को निकालना है। चलिए, तो पहले एक बार प्लस क्यू लेते हैं। तो लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, या लिखेंगे माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू के कारण, फिर वही सब लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इतना हम लोगों ने लिख दिया। चलिए, अब पहले E1 निकालते हैं। तो जब E1 निकालेंगे तो E1 मतलब किसके लिए, प्लस क्यू के लिए। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और सर ने कहा था कि चूंकि सदिश राशि है तो आप साइन के साथ नहीं लेंगे, तो क्यू डायरेक्ट लिखते हैं सर, प्लस क्या लिखना, और यह प्लस क्यू से इस पी बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस आपको पता है, क्या पता है, यहां से यहां अगर आर है और यहां से यहां तक एल है, तो अगर आपको लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो कर्ण कितना हो जाता है भैया? आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एल है और ये भी आर है। ठीक है, तो यहाँ जो दूरी लेंगे वो कितना लेंगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि आर स्क्वायर होता है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से ई टू किसके लिए है? माइनस क्यू के लिए। सर ने कहा है सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता साइन के साथ नहीं लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो सर क्यू अपान अंडर रूट माइनस क्यू की भी दूरी इस पी से इतनी ही है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब सर ने यह कहा था हम लोगों से कि सर अगर मान लीजिए पी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण पी को दीवार मान लीजिए, इसने भी 2 थप्पड़ मारा, इसने भी 2 थप्पड़ मारा, तो टोटल कितना मारा? उसी को सर परिणामी कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए परिणामी तीव्रता, किसी तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, यहां आप घटाएंगे कि यहां आप जोड़ेंगे कि यहां क्या करेंगे, यहीं पर कॉन्सेप्ट है, यहीं पर कॉन्सेप्ट है। अब यहीं पर आपको समझना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ठीक है? मान लेते हैं ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपका अगर यह एंगल क्या है? थीटा है, तो ए वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? इसकी जानकारी है आपको, ठीक है? क्योंकि भाई दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ऐसे है और एक पैरेलल लाइन अगर ऐसे है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन है ना, एक लाइन एक ए हो गया आपका और एक लाइन आपका ए हो गया, ठीक है? तो आपको इसकी जानकारी है कि अगर यह थीटा है तो यह थीटा कैसे होगा, ठीक है? अब एक काम करते हैं, एक लाइन हम लोग यहाँ पर और ऐसे बना देते हैं। तो मुझे बताइए कि प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितना है? E1। और जाहिर सी बात है प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा। और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? E2। तो जाहिर सी बात है किधर होगा? अंदर की तरफ होगा, क्योंकि यह माइनस है। अब अगर मान लीजिए इस E1 को अगर मैं परिणामी ले लूं, क्योंकि यहां पर देखिए हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक सीधा ऊर्ध्वाधर घटक है और एक हमारे पास क्षैतिज घटक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक में ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा E1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? E1 कॉस थीटा हो जाएगा। अब E1 को छोड़िए, अब E2 को पकड़ लीजिए। तो E2 के लिए यह वाला ऊर्ध्वाधर घटक है और यह वाला क्षैतिज घटक है, तो इसके लिए यह वाला कितना हो जाएगा? E2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? E2 कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब E1 कॉस थीटा का डायरेक्शन भी इधर है, E2 कॉस थीटा का डायरेक्शन भी किधर है? इधर है। तो दोनों के दोनों इधर हैं। अब एक बात बताइएगा, E1 साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, E2 साइन थीटा का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ए वाला जो है ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सदिश में जब अगर अपोजिट होगा तो हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो ए ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ए वाला क्या है? देखिए E1 cos थीटा भी इधर की तरफ है, E2 cos थीटा भी इधर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक तो खत्म हो गए, तो यहाँ पर जो प्रभाव डालेगा वो कौन प्रभाव डालेगा? क्षैतिज घटक डालेंगे। तो क्षैतिज घटक में है कौन? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा है। दोनों का डायरेक्शन है क्या? दोनों डायरेक्शन सेम है। सर ने क्या कहा है? अगर डायरेक्शन सेम हो तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो हमको मिल जाएगा परिणामी वो क्या मिल जाएगा? E1 cos थीटा, और चूंकि जोड़ना है मतलब E2 cos थीटा। ये आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम लोग इस पर एक बार और बात करेंगे, ठीक है? पहले हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, E बराबर E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट है ये पूरा और स्क्वायर खा जाएगा नेवला साहब,
तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के नेवला सांप की तरह होते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सॉरी फर्स्ट क्या, फर्स्ट नहीं भाई, हम लोग उसको जोड़ना है ना, हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। चलिए फिर क्या हो गया, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा प्लस E2 कितना है आपका, E2 है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q है तो Q अपान, यहां भी अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। ये आपका क्लियर हो गया है इतना, ये हमको मिल गया। अब यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉस थीटा हम लोग को कॉमन दिख रहा है, तो ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका E बराबर, E क्या है परिणामी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉस थीटा 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉस थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, तो लिखेंगे 2/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एलसीएम उलसीएम लेना तो आपको आते ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2 करिए, कितना आएगा 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह आप क्या दे सकते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। अब बेस कितना है कॉस थीटा का, यहाँ बेस कितना है L, और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, कॉस थीटा की जगह L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करने के लिए मैं इसको इरेज करूंगा, तो पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। कुछ चीज छूट जाए तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, ओके। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां से E बराबर, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2Q है तो 2Q लिखिए, L है तो L लिखिए, और अपान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और यहाँ पर क्या है 1/2 है, मतलब ये इसी प्रकार से हो गया कि जैसे a पावर 1 इंटू a पावर 1/2, तो कितना आ जाता है a पावर 3/2, 1 प्लस 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको हल करिए, ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 2 की यूएल को क्या लिख सकते हैं आप पी। और मैंने आपको पहले ही बोला कि L छोटा है तो उसका स्क्वायर छोटा होगा, तो इस वाले भाग को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो जब ये वाला नेग्लेक्ट हो गया तो बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितना है 3/2, तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हमें मिला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। ये आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, ठीक है। अब अगर इस फिगर को समझना है फिर से अगर आपको, चलिए हम आपका हेल्प कर देते हैं इस फिगर के लिए। इस फिगर में जैसे आप समझिएगा, बहुत कुछ लिखूंगा नहीं, एक चार्ज हमने ले लिया प्लस क्यू, ये हमारा हो गया माइनस क्यू, ये हमारा हो गया द्विध्रुव, इनके बीच की दूरी कितनी है 2L, तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ L,
और यहाँ से यहाँ क्या मानते हैं हम लोग, मध्य बिंदु से आर, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बिंदु को क्या है, पी, जहां पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लिया हमने, माइनस क्यू के कारण क्या हो गया, E2 हो गया। प्लस है तो बाहर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ, एक कन्फर्म। उसके बाद हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया। तो जब हम E1 को ऐसे पकड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी लाइन आपको ऐसे मिल जाए, ऐसी लाइन मिल गया और आपने उसका एक ऊर्ध्वाधर लिया और एक क्या लिया आपने, क्षैतिज लिया, और अगर यह मान लीजिए थीटा है और यह मान लीजिए ई है, तो यह वाला हो जाएगा ई कॉस थीटा हो जाएगा, और यह हो जाएगा ई साइन थीटा हो जाएगा, और यह ई परिणामी हो जाएगा। तो जब हम E1 को परिणामी मानते हैं तो उसके लिए एक ऊर्ध्वाधर घटक ये है और एक क्षैतिज घटक ये है, एक लाइन ए एक लाइन ए। तो अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। कैसे हो गया उसकी जानकारी आपको है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, E1 साइन थीटा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। फिर E2 को अगर मान लीजिए मैंने परिणामी मान लिया तो ये वाला कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। तो E2 कॉस थीटा का डायरेक्शन भी इधर ही हो गया, E1 का भी इधर ही हो गया, सदिश राशि है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जोड़ देंगे। यहाँ पर E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ, E2 साइन थीटा नीचे की तरफ, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इस बिंदु P पर जो प्रभाव होगा वह इस क्षैतिज का ही होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना है हमको। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, परिणामी हो जाएंगे। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं, और आगे हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, और हम लोग आगे अच्छे से पढ़ते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अभी आपसे, अभी हम लोग मिल करके काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।